गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संजीव गुप्ता नालंदा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें हम इंडियन पॉलिटी की बुक एम लक्ष्मीकांत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं या फिर प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको मालूम ही होगा दोस्तों कि इससे पहले हर एक चैप्टर से संबंधित चैप्टर वाइज हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 5 से 7 वीडियो में ओवरऑल सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एक बार टोटल रिवीजन कर लेंगे उसका, और इसके साथ इसका वाइंड अप करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। वैध मतलब लीगल। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति में नहीं होती है, आपको मालूम ही होगा, ठीक है। न्यायपालिका में ये भी नहीं है, मंत्रिमंडल भी नहीं है। तो क्या सही होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी, संविधान में। यानी कि भारत में जो सबसे ऊपर की सत्ता है, जो वैध सबसे ऊपर की वैध सत्ता है, जिसके हिसाब से पूरा देश चल रहा है, वो कौन है? संविधान। संविधान के अकॉर्डिंग पूरा देश चलाया जा रहा है या चलता है। तो सबसे ऊपर की वैध सत्ता कौन है? संविधान। यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में या संघ व्यवस्था में, भारतीय संघ व्यवस्था या संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है, यानी किसमें, इनमें से किसमें एकात्मक तत्व विद्यमान है। आपके ऑप्शन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो हम देखें ऑप्शन हमारा ए बी डी, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ये एकात्मक की बात नहीं करता। जब विकेंद्रीकरण की बात हुई तो एकात्मक नहीं हुआ है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें ए है तो ये गलत हो गया, बात ही खत्म। अब जिसमें जिसमें ए होगा वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा ए इसमें है तो ये खत्म हो गया, और ए इसमें भी तो ये भी खत्म हो गया। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन। अब हम इसमें देखते हैं कौन सा सही है। बीजी दोनों में है, ई और एफ बचा अंतर है। तो ई में क्या है? ई में है अखिल भारतीय सेवा, और एफ में है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। जब द्विसदनीय व्यवस्थापिका की बात है तो ये भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि एकात्मकता की बात नहीं ना। एकात्मक का मतलब होता है कि यहाँ पे एक ही के पास सारी पावर दी जाए हो, एक ही के पास पूरा सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे एक के पास पावर हो या एक तरीके से या एक जगह से पूरा शासन चलाया जा रहा हो, है ना, तो वहाँ पे एकात्मक हो गया। तो अब जब द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो दो सदन हो गए व्यवस्थापिका के, तो ये भी खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ? कौन सा बच्चा हमारा? ई, अखिल भारतीय सेवाएं। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? जो सेंटर की ओर से जो लोग चुने जाते हैं उन्हें केंद्र में जाके, राज्य में जाके सेवा देनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं वो केंद्र के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो आपका क्या सही ऑप्शन होगा दोस्तों? क्योंकि एफ का गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा दूसरा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा आपका बी डी ई जो है। यानी कि ये तीन ऑप्शन आपके कैसे हैं? ये तीन ऑप्शन आपके एकात्मक तत्व में विद्यमान है। इनमें भारतीय संघीय व्यवस्था का एकात्मक तत्व इसमें विद्यमान है। अब इसमें बी डी में देखो क्या क्या है। बी, राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, राज्यपाल की नियुक्ति एकात्मक है, कहीं ना कहीं दिखाता है। डी, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा में यहाँ पे जनसंख्या के बेस पे दिया गया है, ना कि सबको बराबर इक्वालिटी या बराबर वेटेज दिया गया है। यहाँ पे सभी राज्यों को बराबर वेटेज नहीं दिया गया है, बल्कि जहाँ पे जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी जनसंख्या के हिसाब से उनको वहाँ पे प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। और तीसरा अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं भी इसी के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं कहीं ना कहीं एकात्मक तत्व को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार आपका क्या ऑप्शन सही हुआ? इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन सही हुआ, जिसमें क्या आंसर हुए? बी डी और ई जो है ये एकात्मक तत्व विद्यमान है। एकात्मक तत्व वाले जो है वो पॉइंट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको मालूम ही होगा दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है कनाडा, नहीं से लिया गया। अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं लिया गया, ना ही ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया? ये फिर आयरलैंड से लिया गया। ये कहाँ से लिया गया है? तो इसे हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी जो DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, ना कि और कोई ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि आयरलैंड से हमने DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अमेरिका,
रूस, कनाडा या फिर नाइजीरिया। तो आपका क्या ऑप्शन सही है इसमें दोस्तों? इसमें आपका सही ऑप्शन है सी, कनाडा। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है, जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसको सबसे पहले किसने अपनाया? तो सबसे पहले उसको अपनाया था कनाडा ने। ठीक है, किसने अपनाया था? कनाडा ने। तो आपका सी ऑप्शन इसमें दोस्तों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है? निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा बिल्कुल ली गई है, मौलिक अधिकार ये भी लिए गए हैं, न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि ये भी ली गई है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? तीनों, या इसी को हम लिख सकते हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं उपरोक्त सभी या फिर तीनों। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से लिया है? इसको हमने लिया है अमेरिकी संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय अथवा भाग से में विभाजित किया गया है? जो भारतीय संविधान है उसको कितने भाग अथवा अध्याय में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 20 भाग, ये भाग ही है। ठीक है, 20 भाग में, 22 भाग में, 24 भाग में या फिर 18 भाग में। तो सही, आपको पता ही होगा दोस्तों कि जब संविधान निर्माता ने संविधान को बनाया था तब हमारे संविधान को 22 भागों में या 22 अध्यायों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 22 भागों या फिर 22 अध्यायों में विभाजित किया गया था। तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, क्योंकि हमारा संविधान कितने भागों में विभाजित था? 22। लेकिन अभी कितने हो गए हैं? अभी 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए हैं? 25 भाग हो गए हैं। डिटेल के लिए आप पीछे की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको डिटेल्स मैंने बताया हुआ कि कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं, कब कब जोड़े गए हैं, ये सारा कुछ पिछले वीडियोस में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती सिस्टम की बात संविधान के किस भाग में, किस प्रावधान में की गई है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है भाग 7, भाग 8, भाग 9 या फिर भाग 10। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है भाग 9। ठीक है, भाग 9। कहाँ पे? भाग 9। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात संविधान के किस भाग में कही गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था की बात संविधान के भाग 9 में कही गई, इसलिए आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा। दोस्तों यदि आपने वीडियो तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही प्रेस आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंध में उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के संबंध में उल्लेख करता है? आपके ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। ये हम सबको मालूम होगा कि भाग 2 संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता, भारतीय नागरिकता या फिर इंडियन सिटीजनशिप, किसके बारे में? इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। तो आपका क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान निर्माण के समय, आप क्वेश्चन देखिएगा, संविधान निर्माण के समय की बात कर रहा ना कि अभी की। तो संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 8, 7, 9 या फिर 10। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है 1। संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। और करंट में कितनी है? तो करंट में 12 अनुसूचियाँ हो गई। कितनी हो गई हैं? 12 अनुसूचियाँ हो गई। 9वीं में दल बदल की बात कही गई है। ठीक है, तो ऐसे करके अब 12 अनुसूचियाँ, 9, 10, 11, 12, 3, 4 अनुसूचियाँ जो हैं आपकी बढ़ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब पहले 12, 8 थी और अभी 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 10th, 11th, 12th या फिर 9th। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो थी 11th अनुसूची। कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। और इसमें बात क्या गई थी? तो इसमें कही गई थी पंचायती राज की बात। किसकी? पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है। किसकी बात की गई है दोस्तों? तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। कौन सी अनुसूची है? तो ये 11th अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है। कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, और 1992 में। कब? 1992 में। तो यहाँ पे इसकी बात कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की योग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? ठीक है, तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित जो सदस्य निर्वाचित होता है उसकी योग्यता जो होती है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची। तो उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है बी, 9th, यानी कि 9वीं अनुसूची जो है, 9th शेड्यूल जो है, 9वीं अनुसूची, ये जो 9th शेड्यूल है उसमें दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्वाचन संबंधी योग्यता एवं अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें आपका बी ऑप्शन एकदम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है? ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है? राजभाषा कौन सी है? वो भाषाएं, ऑफिशियल भाषाएं जिनको संविधान ने जगह दी है, या ऐसी भाषा जिनको संविधान में उल्लिखित किया गया है, उन भाषाओं को हम राजभाषा कह सकते हैं। संविधान की किन अनुसूची में राजभाषा को दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है 8, 9, 10 और 11। उसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? उसका सही ऑप्शन है 8 यानी ए। यानी जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, इसमें क्या है? राजभाषा का वर्णन किया गया है। अभी कितनी भाषा है? तो पहले जब संविधान बन के तैयार हुआ था तब उसमें 14 भाषाओं को जगह दी गई थी, लेकिन अब कितनी भाषा है? तो अब उसमें करंट में 22 भाषा है। कितनी है दोस्तों? 22 भाषा उसमें वर्णन है। तो इस प्रकार उसमें टोटल 14 भाषाएं थी पहले, लेकिन अभी 22 भाषा है। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है संविधान पे। तो इस प्रकार आपका इसमें ए ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से भारत संविधान में अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? यानी जब संविधान द्वारा संविधान पारित किया गया था, तब उसमें जब फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, तब उसमें कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थीं? आपके ऑप्शन है 390 एवं 7 गलत है, 380 एवं 8 ये भी गलत है, 395 12 ये भी गलत है, क्योंकि उस समय 12 थी, उस समय 8 थी, अब 12 हुई हैं। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो जब हमारा संविधान सभा ने जब संविधान बना के तैयार किया था, उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के बारे में गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 356। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसमें आपका सही ऑप्शन है अनुच्छेद 75, यानी कि ऑप्शन सी सही है। आज जो हमारा अनुच्छेद 75 है, यानी जो ऑप्शन सी है, ये हमारा मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है कि उनका गठन किस प्रकार से होगा। उसके बेसिक नियम जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। तो इस प्रकार आपका इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? आपके ऑप्शन क्या क्या सही है इसमें? आपके ऑप्शन सही है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 355 सॉरी, और अनुच्छेद 370। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 256। तो संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो अनुच्छेद 256। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? संविधान में जो मंत्रिमंडल है उस शब्द का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया गया और किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन क्या क्या है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 353। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 352, यानी कि आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक बार पूरे संविधान में सिर्फ एक बार प्रयोग किया गया और वो किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 280 बिल्कुल गलत है, अनुच्छेद 282 भी गलत है, अनुच्छेद 286 भी गलत है। तो फिर सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से किसी भी अनुच्छेद के तहत इसका गठन की बात नहीं कही गई, तो किसी और अनुच्छेद में कही गई। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग के गठन की बात कही गई है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 375, अनुच्छेद 315 या फिर अनुच्छेद 335। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका सही है 335। तो अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। आर्टिकल 335 आपका सही ऑप्शन है, इसलिए आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य में विधानसभा की स्थापना एवं समाप्ति की प्रावधान किस अनुच्छेद में है? किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना एवं उसकी समाप्ति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 167। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, यानी कि अनुच्छेद 169 या 169 में क्या किया गया है? विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें। इसे प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे
आप शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अपना ध्यान रखें, मन लगा पढ़ाई करें और अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें। और आरक्षक के पेपर आ गए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएं और उन्हें सॉल्व करें, अपने आप को एवेल्युएट करें। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।